हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शिवम मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी ऑफ रेजोनेंस। तो देखिए, अब रेजोनेंस क्या होता है, आपको कुछ देर के लिए लिखने का काम नहीं करना है और बहुत केयरफुली जो मैं बोल रहा हूं बस वो बातें सुननी है आपको। ठीक है, जब मैं लिखूंगा साथ में तो आपको भी उस समय लिखना स्टार्ट करना है। तो रेजोनेंस की थ्योरी क्या होती है, देखिए क्यों जरूरत पड़ी इसकी। बहुत बार क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए इट इज पॉसिबल कि ऑन पेपर हम एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है एक बहुत ही पॉपुलर अनायन का जिसे हम लोग बोलते हैं CO3 2-, ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्बोनेट अनायन। ठीक है, तो कार्बोनेट अनायन के बारे में आई एम श्योर मैन आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी सुना होगा। और ये हमारे सामने कार्बोनेट अनायन CO3 2- का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी बॉन्ड्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी लोकेशंस जो हैं वो एक तरह से फिक्स्ड हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें CO3 2- के स्ट्रक्चर की, तो CO3 2- में एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूं स्ट्रक्चर नंबर A। ठीक है, इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स अगर आप जोड़ो तो एक इस बॉन्ड का और फिर उसके बाद दो दो और दो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पे माइनस चार्ज होगा। उसी तरह इस वाले ऑक्सीजन पर भी माइनस चार्ज होगा और इसीलिए पूरे अनायन पर 2- का चार्ज है। तो हमने एक स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है। अच्छा, इन ऑक्सीजन के एटम्स को मैं एक बार के लिए नाम भी दे देता हूं। लेट अस कॉल दिस एटम नंबर 1, इस वाले एटम को एटम नंबर 2 और इस वाले एटम को एटम नंबर 3 का नाम दे देते हैं। फिर यहीं पर मैंने एक और दूसरा स्ट्रक्चर कार्बोनेट का बनाया हुआ है। इस दूसरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखिए तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई है। जो डबल बॉन्ड है वो पहले था कार्बन और ऑक्सीजन एटम नंबर 1 में, अभी वो है कार्बन और ऑक्सीजन एटम नंबर 2 में। फिर से 1 2 3 लोकेशंस वो फिक्स्ड हैं और इस बार नेगेटिव चार्ज है, दिस इज 3 सॉरी, इस बार जो नेगेटिव चार्ज है वो है 1 और 3 पर। और इसी तरह से एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है C, इस स्ट्रक्चर को C बोल देते हैं और इस स्ट्रक्चर को B बोल देते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन एटम नंबर 3 है। तो दिस इज स्ट्रक्चर C। और स्ट्रक्चर C में अगर आप देखिए तो डबल बॉन्ड की लोकेशन फिर से चेंज हो गई है और इस बार जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन एटम नंबर 3 के बीच में है। तो एक लुईस स्ट्रक्चर हमने बनाया A, दूसरा लुईस स्ट्रक्चर हमने बनाया B और तीसरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया C। नाउ अब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का? विच स्ट्रक्चर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कार्बोनेट अनायन? आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तीनों तो एक ही तो स्ट्रक्चर है, क्या डिफरेंस, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो बेटा फर्क पड़ता है इससे, है ना। अब क्या है कि पेपर पे जो बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को A वाला माने, A वाला स्ट्रक्चर मैं एक बार दोबारा से बना देता हूं, C सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-, डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सा एक्चुअल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट अनायन का? आप बोलोगे सर तीनों स्ट्रक्चर एक ही जैसा तो है, लेकिन एग्जैक्टली एक जैसा नहीं है। देखने में एक जैसा लग रहा है, इक्विवेलेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर A में जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन एटम नंबर 1 और कार्बन एटम के बीच में है। ठीक है, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है। और इसी तरह से स्ट्रक्चर नंबर 3 में जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम नंबर 3 के बीच में है और यहाँ पर है O- और यहाँ पर है O-। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्चुअल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पे जब हम गए, ठीक है, लेट्स से एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट, CO3 2- का ये स्ट्रक्चर है। तो अगर ये स्ट्रक्चर कार्बोनेट का है तो हमें कार्बोनेट में दो अलग अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ दिखनी चाहिए। आई एम श्योर आपको ये बात पता होगी कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई कम होती है और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो रियलिटी में जो कार्बोनेट अनायन है उसमें दो अलग अलग टाइप की कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दिखनी चाहिए, अगर हम ये स्ट्रक्चर मान रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम ये स्ट्रक्चर मान रहे हैं
तो कार्बोनेट आयन में हमें देयर शुड बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। एक होनी चाहिए सी डबल बॉन्ड हो जो कि शॉर्टर होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए सी सिंगल बॉन्ड हो जो कि थोड़ी सी लॉन्गर होनी चाहिए। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ शुड बी ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। और दो ऑक्सीजन के एटम ऐसे होने चाहिए जिन पर हो नेगेटिव चार्ज, और एक ऑक्सीजन का एटम ऐसा होना चाहिए जो कि हो न्यूट्रल। ये भी होना चाहिए अगर हम स्ट्रक्चर ए को माने तो। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, रियलिटी सत्य ये है कि कार्बोनेट में ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, ट्रूथ। ट्रूथ ये है, ट्रूथ जो एक्सपेरिमेंट करके आया हमारे पास, ट्रूथ ये है कि ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल। जितनी भी बॉन्ड लेंथ्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। अब आप चाहें तो नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और वीडियो को चाहें तो रिवाइंड करके कार्बोनेट का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और सभी ऑक्सीजन एटम्स पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कोई एक ऐसा ऑक्सीजन का एटम नहीं है जो न्यूट्रल है। ठीक है, ऑल ऑक्सीजन एटम्स कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये सत्य है बेटा, दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि हमने ये जो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाया पेपर पे, लुईस स्ट्रक्चर जो केमिकल बॉन्डिंग में सीखा, उससे हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, इस तरह से अगर कार्बोनेट आयन एग्जिस्ट करता तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रॉपर्टीज तो है क्योंकि ये ट्रूथ है, ये सत्य है, एक्सपेरिमेंट से आया है। तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि कार्बोनेट कैसा है, कार्बोनेट ए के जैसा है या कार्बोनेट बी के जैसा है या कार्बोनेट सी के जैसा है, किसके जैसा है? तो सत्य ये है कि कार्बोनेट इन तीनों में से किसी के जैसा भी नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, और यहीं से स्टार्ट होती है रेजोनेंस की थ्योरी, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स सिर्फ पेपर पे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। दीज स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, एंड द रियल स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का, वो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड। यही थ्योरी ऑफ रेजोनेंस है। थ्योरी ऑफ रेजोनेंस क्या कहती है कि व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर is not able to explain all the properties of a molecule or an ion, molecule भी हो सकता है या फिर ion भी हो सकता है। When a single structure is not able to explain all the properties of a molecule, then in such a case the actual properties are explained by the hybrid of all the structures। मतलब कार्बोनेट कुछ कुछ ए की तरह भी है, और कार्बोनेट कुछ कुछ बी की तरह भी है, और कार्बोनेट कुछ कुछ सी की तरह भी। मतलब ए, बी और सी, इन तीनों का एक एवरेज स्ट्रक्चर है, वो है सत्य, वो है रियलिटी। ठीक है, तो ना तो केवल ए के जैसा है, ना तो केवल बी के जैसा है, ना तो केवल सी के जैसा है, बट थोड़ा सा ए की तरह भी है, थोड़ा सा बी की तरह भी है, और थोड़ा सा सी की तरह भी है। और वो है रियल कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने पेपर पर बनाए हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इनका नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप गौर करिए तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा रहे हैं। जैसे आप बड़े ध्यान से स्ट्रक्चर नंबर ए को देखो। स्ट्रक्चर नंबर ए में ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस ऑक्सीजन को दे दूं और इस लोन पेयर को यहां पे मैं पाई बॉन्ड में शिफ्ट कर दूं, आप अपनी कॉपी में इसको बना के देखिए एक बार अच्छे से। ठीक है, तो
अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 में फिर से देखिए, इस पाई बॉन्ड को मैं कन्वर्ट कर दूं लोन पेयर में और इस लोन पेयर को मैं कन्वर्ट कर दूं पाई बॉन्ड में, तो मेरे पास बी वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। और बी वाले स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो फिर से अगर हम लोग देखें तो इस पाई बॉन्ड को मैं कन्वर्ट कर दूं इस ऑक्सीजन के लोन पेयर में और इस लोन पेयर को मैं कन्वर्ट कर दूं इधर के पाई में, ठीक है। तो मेरे पास सी वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। तो मैंने ये जो ए बी और सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं बाय द मूवमेंट ऑफ लोन पेयर और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय हमें सिर्फ लोन पेयर या पाई बॉन्ड्स मूव करवाना ही अलाउड है, ठीक है। और इन लोन पेयर और पाई बॉन्ड के मूवमेंट को करवा के हम जो अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। बट माइंड यू, these resonating structures do not represent the reality. कार्बोनेट ना ए के जैसा है, ना बी के जैसा है, ना सी के जैसा है। कार्बोनेट इन तीनों का कुछ एवरेज है। जो रियलिटी है कि अगर हम लोग कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो जो स्ट्रक्चर कहलाता है, जो रियल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और हाइब्रिड क्या होता है बेटा? हाइब्रिड मतलब होता है एवरेज। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स का एवरेज अगर हम लोग विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो वो कैसा लगेगा? देखो, कार्बन के एटम को मैंने फिक्स कर दिया, राइट। अब यहां पर मैंने बनाया ऑक्सीजन एटम नंबर 1, यहां पर मैंने बनाया ऑक्सीजन एटम नंबर 2 और यहां पर मैंने बनाया ऑक्सीजन एटम नंबर 3, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लो सबकी लोकेशंस। ये ऑक्सीजन एटम नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन एटम नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन एटम नंबर 3 है। अब देखो, स्ट्रक्चर ए में कार्बन और ऑक्सीजन एटम नंबर 1 के बीच में डबल बॉन्ड है और यहां पर सिंगल बॉन्ड है और यहां पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब जो एक्चुअल हाइब्रिड होगा वो इन सब का एवरेज होगा। तो एवरेज होगा तो इसका मतलब ये निकला कि तुमको ऐसे समझना है कि एक जगह पर डबल बॉन्ड है और दो जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो डबल और सिंगल का एवरेज निकालोगे तो कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड टाइप की चीज आएगी। मतलब ये बॉन्ड पूरी तरह से डबल नहीं है और सिंगल और डबल के बीच का कुछ है। जैसे यहां पर ये है डबल बॉन्ड, यहां पर ये है सिंगल बॉन्ड और यहां पे सिंगल बॉन्ड। तो इनका एवरेज आप सोचो, एवरेज क्या बनेगा? तो इनका एवरेज जो है भाई पूरी तरह से डबल बॉन्ड भी नहीं है और पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड भी नहीं है। तो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की कुछ चीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। इनफैक्ट जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो भी सिंगल और डबल के बीच में होती है, क्योंकि अगर ये प्योर डबल बॉन्ड होता तो इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ होती और अगर प्योर सिंगल बॉन्ड होता तो इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ होती, ठीक है। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। लेकिन कार्बोनेट का जो एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है, जो सत्य है, वो ये है कि एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा है और जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में है। इसी तरह से ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है, इसमें भी देखिए, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड। तो इन सब का एवरेज अगर लेंगे तो ना तो ये सिंगल बॉन्ड ही बन पाएगा और ना ही डबल बॉन्ड बन पाएगा। तो इसमें भी कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और इस वाले में भी एक सिंगल बॉन्ड और कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ये सिंगल सॉलिड वाली लाइन है और ये डॉटेड वाली लाइन है। तो वास्तविकता में जो कार्बोनेट अनायन है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और चार्जेस के बारे में बात करते हैं। यहां पर इस ऑक्सीजन पे चार्ज है कितना? -2, ठीक है। सॉरी, यहां पर इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -1। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ये सब हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे चार्ज है वो है -1। यहाँ पे जो चार्ज था उसको फिर से लिख लीजिए। यहाँ पे जो चार्ज था वो था 0 और यहाँ पे चार्ज है -1। तो -1, 0 एंड -1। तो इनका एवरेज जब आप लोगे तो दो जगह -1 है, एक जगह 0 है, तो एवरेज आएगा -2/3। इसका भी एवरेज आएगा -2/3 एंड इसका भी एवरेज आएगा -2/3। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं
the resonance hybrid, and the hybrid has the real existence. And what is the hybrid? The hybrid can be visualized by the average of all the resonating structures. जितने भी resonating structures या canonical structures हैं जो कि सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका एक एवरेज निचोड़ जो है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं, और हाइब्रिड का रियल एग्जिस्टेंस होता है, हाइब्रिड का रियल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पेपर पे, थ्योरी पे एग्जिस्ट करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। और जो हाइब्रिड है वो केमिकल बॉन्डिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। हाइब्रिड डज नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स फॉलो द नॉर्म्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये सारी बातें अभी हम लोग नोट करेंगे फटाफट जल्दी से, बट अभी समझते हैं बातों को। ठीक है, तो हाइब्रिड का वास्तविक एग्जिस्टेंस है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर सिर्फ पेपर पे या थ्योरी में एग्जिस्ट करता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते समय हमको सिर्फ पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना होता है, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, और आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये स्ट्रक्चर इसमें इंटर कन्वर्ट हो रहा है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग एक डबल हेडेड एरो यूज करते हैं। इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह की एरो यूज करते हैं। ये एरो और ये एरो अलग अलग है। इक्विलिब्रियम जब हम लोग दिखाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो वहां पे जैसे ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो ए और बी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, राइट, बट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। बेटा जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो कन्वर्ट कैसे होगा? ये तो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में तो क्या एग्जिस्ट करता है? ये हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग इस तरह की डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं, और ये इक्विलिब्रियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर ए कन्वर्ट होके बी में चला गया और बी सी में चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इंटर कन्वर्जन नहीं, क्योंकि वो रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ पेपर पे या थ्योरी पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं रेजोनेंस का, राइट, और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जहां पे रेजोनेंस के फिनोमेना को कंसिडर करते हैं। जैसे लेट अस से वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं पेपर पर, वो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी। अच्छा, अब क्या है कि जो सी सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। जो डबल बॉन्ड है वो मैंने आपको बताया कुछ छोटा होता है। तो अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हमने पेपर पे बनाया, तो बेंजीन में दो अलग अलग प्रकार की बॉन्ड लेंथ हमको दिखनी चाहिए। एक बॉन्ड लेंथ हमें दिखनी चाहिए सी डबल बॉन्ड सी वाली, जो कि होनी चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम, और दूसरी बॉन्ड लेंथ हमें दिखनी चाहिए सी सिंगल बॉन्ड सी वाली, जो कि होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेट अस कॉल दिस स्ट्रक्चर नंबर 1। अब क्या है कि हम बेंजीन के लिए एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जस्ट बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा दो, इस पाई को इधर शिफ्ट करा दो, और इस पाई को इधर शिफ्ट करा दो। तो ऐसा जब कराओगे तो पाई बॉन्ड की लोकेशंस जो है वो चेंज हो जाएंगी और एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजीन का। लेट अस कॉल दिस स्ट्रक्चर नंबर 2। मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया। तो अब सवाल आता है कि अगर फिर से इन एटम्स को फिक्स कर दें, जैसे ये कार्बन एटम नंबर 1, ये कार्बन एटम नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है या बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, 1 है या 2 है? अगर स्ट्रक्चर 1 या 2 में से कोई भी बेंजीन का स्ट्रक्चर होता, तो फिर से बेंजीन में दो अलग अलग कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दिखने चाहिए थे, एक 1.54 एंगस्ट्रॉम और दूसरा 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल सत्य है वो ये है कि बेंजीन में जो ट्रूथ है वो ये है दैट ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स
आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और उनकी लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सत्य है, दिस इज द ट्रूथ, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अब भैया ये बात जो है, ये आप स्ट्रक्चर नंबर 1 से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे और स्ट्रक्चर नंबर 2 से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये बात आप एक्सप्लेन करोगे रेजोनेंस हाइब्रिड से। रेजोनेंस हाइब्रिड का यूज करके आप ये चीज एक्सप्लेन करोगे। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड होगा जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पेपर पे बनाए हुए हैं, 1 and 2 आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का एवरेज विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन सभी बॉन्ड्स में अब क्या होगा, देखिए 1 और 2 के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ना तो ये पूरी तरह से सिंगल है और ना तो पूरी तरह से डबल है, इन दोनों का एक एवरेज निचोड़ है। तो इसमें क्या होगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, उसी तरह इसमें भी आ जाएगा, सब कुछ सेम ही है, उसी तरह इसमें भी आ जाएगा, उसी तरह इसमें भी आ जाएगा और उसी तरह इसमें भी आ जाएगा। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन पेपर वाले बेंजीन है, सिर्फ पेपर में थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं, वास्तविकता में जो बेंजीन है वो ऐसा दिखता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम लोग बोलते हैं द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो दिस इज द रियलिटी ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस हाइब्रिड। और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर से दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करके बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, इस पाई को इधर ले गया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसी तरह इस पाई को इधर ले गया तो ये यहाँ पर आ गया, और इस पाई को इधर ले गया तो यहाँ पर आ गया। आई हैव मूव्ड पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रियलिटी का बेंजीन ये है, और जो हाइब्रिड है वो केमिकल बॉन्डिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि देखो तुमने कभी पार्शियल बॉन्ड नहीं बनाया होगा ना भाई, या तो तुम सिंगल बॉन्ड बनाते हो केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, या तो डबल बॉन्ड बनाते हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो। ये पार्शियल बॉन्ड का तो कोई बकवास नहीं होता है। तो हाइब्रिड जो है वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। आइए अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्बिटल के टर्म्स में रेजोनेंस में क्या हो रहा है। तो रेजोनेंस इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेजोनेंस जो है वो बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। तो रेजोनेंस इज delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन मतलब वो स्पेस में फैल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो बेंजीन में बेटा क्या है कि जितने भी कार्बन के एटम्स हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे कार्बन एटम्स ऑल ऑफ देम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो उसको हम लोग लिख देते हैं जल्दी जल्दी एक बार। सारे कार्बन एटम्स sp2 हैं, और मैं हाइड्रोजन के एटम्स यहां नहीं शो कर रहा हूं। और मान लेते हैं बेंजीन का कोई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें यहां यहां और यहां पर पाई बॉन्ड है। तो अगर यहां इस पोजीशन पर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 और 2 के बीच में अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड जो है वो बनता है बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो इन दोनों के ओवरलैप से एक 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड आया होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसी तरह से 3 और 4 के बीच में जो p ऑर्बिटल्स होंगे विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, sp2 प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और p ऑर्बिटल्स जो है दे विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उनके साइडवेज ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड ये 3 और 4 के बीच में बना होगा, और उसी तरह से एक पाई बॉन्ड इस 5 और
6 के साइडवेज ओवरलैप से बना होगा। ये तुमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। अब रेजोनेंस की थ्योरी ये कहती है कि ये सारे p ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं p ऑर्बिटल सारे के सारे। तो जिस तरह से 1 और 2 के बीच में ओवरलैप हो सकता है, उसी सेम इफेक्टिविटी के साथ इधर भी तो ओवरलैप हो सकता है 1 और 6 के बीच में। जिस तरह से तुम 5 और 6 के बीच में ओवरलैप करा रहे हो, उसी तरह से तुम 4 और 5 के बीच में भी ओवरलैप करा सकते हो, और उसी तरह से तुम 2 और 3 के बीच में भी ओवरलैप करा सकते हो। मतलब बेसिकली रेजोनेंस की थ्योरी ये बोल रही है कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक जगह पर फिक्स होकर नहीं रहेंगे, ये पूरे बेंजीन रिंग में एक तरह से डीलोकलाइज्ड होंगे। अगर ये एक जगह पर फिक्स होकर रहते तो हम इन्हें बोलते कि ये लोकलाइज्ड हैं, बट ये पूरी जगह पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, डिस्पर्स कर जाएंगे, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। सो रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, and it can only take place when a parallel p और d orbital system is present, तभी रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और आपको कराता हूं रेजोनेंस पे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बनाए एसीटेट अनायन CH3C डबल बॉन्ड O, लोन पेयर्स वगैरह दिखा देते हैं, और यहां पर आ गया O माइनस। एसीटेट अनायन का एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे कराया कि इस पाई को मैं इधर ऑक्सीजन को दे दिया और इस लोन पेयर को मैं पाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा भाई, देखो तो जरा क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, CH3C सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसके पास रहेंगे 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, लेट अस कॉल इट स्ट्रक्चर नंबर A, और ये मेरा हो गया स्ट्रक्चर नंबर B। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि रियलिटी में एसीटेट ये भी नहीं है और रियलिटी में एसीटेट ये भी नहीं, ये तो सिर्फ पेपर पे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो है इन दोनों का एवरेज, मतलब कुछ कुछ इसकी तरह भी है और कुछ कुछ इसकी तरह भी है। तो दोनों का एवरेज अगर लेंगे हम लोग, तो कुछ इस टाइप की बात आएगी कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ना तो सिंगल है और ना ही डबल है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच का कुछ है। और उसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन के साथ देखो तो यहाँ सिंगल और यहाँ डबल, तो सिंगल और डबल के बीच का तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर है माइनस चार्ज, यहाँ पर है 0, -1 और 0, -1 और 0 का एवरेज होगा -1/2, मतलब यहाँ -1 है और यहाँ 0 है, तो -1 + 0 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और इसका भी एवरेज हो जाएगा -1/2। ठीक है, सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका रियल एग्जिस्टेंस है। ये कहानी सिर्फ पेपर पे लिखी हुई कहानी है, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसमें इंटर कन्वर्ट हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ये है ही नहीं तो कन्वर्ट कैसे करेगा। ये तो तुमने पेपर पे ड्राइंग बनाई है, चित्र बनाया है, वास्तविकता तो ये है एसीटेट अनायन की या कार्बोनेट की या बेंजीन की। दिस इज द रियलिटी, और रियलिटी को हमेशा बनाया नहीं जाता है। हम क्या करते हैं कि हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं और ऐसा अपने आप को मान लेते हैं कि इन्हीं सबका एवरेज जो है वो हाइब्रिड होगा। बार बार हाइब्रिड नहीं बनाया जाता है, क्योंकि हाइब्रिड केमिकल बॉन्डिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ हमने रेजोनेंस के बारे में अभी बेसिकली कुछ समझा है कि रेजोनेंस क्या है, और आइए हम लोग अब रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है वो फटाफट नोट करते हैं। तो अब रेजोनेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ रूल्स देखने जा रहे हैं। ये सब एक एक रूल्स आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। So let us begin. So the first rule is that resonating structures exist only on paper. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, resonating structure सिर्फ पेपर में या फिर थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं, उनका रियलिटी में कोई अस्तित्व नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, ये नाम मैंने आपको बताया। दे आर सेपरेटेड बाय अ डबल हेडेड एरो, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग डबल हेडेड एरो बनाते हैं। हम इस टाइप की एरो बिल्कुल नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये एरो रिप्रेजेंट करती है एक केमिकल इक्विलिब्रियम को, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और अगर वो कर भी रहे हो तो पेपर में हो रहा है, रियलिटी में नहीं हो रहा है। द एटम्स पार्टिसिपेटिंग मस्ट बी प्लेनर, दिस इज इंपॉर्टेंट। एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो प्लेनर होने चाहिए। क्यों? जैसे बेंजीन वाले एग्जांपल से आप समझो तो रेजोनेंस मैंने आपको बताया था कि क्या है, कि इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी कार्बन के एटम्स थे वो सब जो है वो प्लेनर अगर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तभी उनके पी ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। तो पैरेलल आने की वजह से वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी स्पेस में, पूरी जगह पर स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और इसीलिए इसके लिए पैरेलल पी ऑर्बिटल सिस्टम होने के लिए जो भी एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो प्लेनर होने चाहिए। द एटम्स पार्टिसिपेटिंग मस्ट बी प्लेनर, राइट। इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। द पोजीशन ऑफ एटम्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इज फिक्स्ड। हम कभी भी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर से दूसरा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहां पर लेता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि CH3 और CH पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमको सिर्फ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में चेंज करना अलाउड है। हम सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन और एटम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्ट्रक्चर नंबर 1 था, ठीक है। एक बच्चे ने बोला अच्छा सर देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा देते हैं। उसने पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, तो उससे उसने स्ट्रक्चर बनाया। अभी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बहुत सारी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो ये चिंता मत करिएगा सर ये आपको आइडिया कैसे आ रहा है कि ये इधर मूव कराना है। अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अभी आप बस रूल्स को फॉलो करिए। तो इधर इसको मूव करवाया तो CH3 CH डबल बॉन्ड, ये पाई इधर आ गया, डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव, ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज अ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। 2 बिल्कुल सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने इस पाई को मूव करा दिया इधर। तो इस पाई बॉन्ड को अगर इधर मूव कराया तो देखो यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन आ गया और इसका एक बॉन्ड टूटा तो ये वेकेंट हो गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है भाई, कार्बन के पास देखो आप अभी इसके 3 ही बॉन्ड बने ना, तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन 3 है तो प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। अच्छा, तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ। दूसरे बच्चे ने क्या किया कि अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरह से सोचो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा सा एक्सपैंड करके बनाता हूं एक बार, ठीक है। तो दूसरे बच्चे ने क्या किया कि ये कार्बन था, हाइड्रोजन, ये CH3 लगा था यहाँ पे, तो उसको मैंने थोड़ा सा बेटा एक्सपैंड करके बनाया यहाँ पे, है ना, इस CH3 को। तो उसने क्या किया कि ये हाइड्रोजन को यहां से निकाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ और उसको ले जाकर के उसने इधर चिपका दिया। तो देखो उससे उसका स्ट्रक्चर क्या बना, CH2 प्लस, है ना। ये H यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और उसको जोड़ दिया गया इस वाले एटम से, CH2 बगल वाले से, है ना। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर वो खुशी खुशी बोल रहा है कि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा करना अलाउड नहीं है, एकदम भी अलाउड नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू सच अ थिंग, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय हमें सिर्फ पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर्स। भाई लुईस जी के नियम, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो केमिकल बॉन्डिंग के रूल के हिसाब से बन रहा है ना भाई, जो RS है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो वो केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ऐसा कभी नहीं करना है कि जैसे मान लो कि CH3 है ना, CH3 और OH है,
ठीक है, मतलब लुईस ऑक्टेट रूल वगैरह ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये मीथानॉल है लेट्स से, और तुमने बोला सर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप अभी इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि लोन पेयर को मूव कर सकते हैं, तो हमने लोन पेयर को उठा के पाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कर दिया। ये सब इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, पाई को लोन पेयर में, लोन पेयर को पाई में, एक पाई को दूसरे पाई में, ये सब इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो किसी बच्चे ने इस लोन पेयर को उठा के पाई में डाल दिया, ठीक है बेटा। तो अगर ऐसा काम उसने किया तो वो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, वो बनाएगा, अब लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कर दिया तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और O और H ऑक्सीजन के पास रहेगा, एक लोन पेयर बचेगा, लेकिन ऑक्सीजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और कार्बन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे, तो कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। अब करने को तो तुमने कर दिया, लेकिन ऐसा करना क्या है, पाप। क्या पाप हो गया यहाँ पे, पाप ये हो गया कि भैया कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट था और उसके तुम 5 बॉन्ड बना के बैठे हो। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट 5 बॉन्ड बनाया तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए ना, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द एटम्स मस्ट हैव पी और डी। मैंने आपको पी वाला एग्जांपल लेके समझाया था, बट डी भी हो सकता है। पी और डी ऑर्बिटल्स पैरेलल टू वन अनदर, और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो देखिए यहां पर मैंने एक फिगर भी बनाया हुआ है, फिगर लिया है, एक इमेज ली है, बेंजीन वाला ही स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली क्या होता है बेंजीन में, वो जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है कि एक पी ऑर्बिटल और दूसरे पी ऑर्बिटल और तीसरे पी ऑर्बिटल सबके बीच में इलेक्ट्रॉन्स घूम जा रहे हैं। तो ऐसा होने के लिए ये तभी हो पाएगा जब एक एटम का पी ऑर्बिटल और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल और तीसरे एटम का पी ऑर्बिटल ये सब एक दूसरे के पैरेलल हो, और ये तब हो पाएगा जब ये सभी एटम्स जिनके ये पी ऑर्बिटल हैं वो एक प्लेन में लाई करें। तो जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है वो प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लेनर होगा तभी उसके पी ऑर्बिटल्स, अलग अलग एटम्स के पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर और पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए प्लेनर, सॉरी पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए पैरेलल टू वन अनदर, दे मस्ट बी पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, डी भी हो सकते हैं, और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। उसका देखिए ऑर्बिटल डायग्राम यहां पर बना हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये मैं बता चुका हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि अगर बेंजीन के जैसे एग्जांपल यहां लिया है, अगर बेंजीन ऐसा होता तो इस तरह से होता तो उसके अंदर दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी। एक बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.54 एंगस्ट्रॉम और दूसरी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन होती नहीं है, ना ये होती है ना ये होती है। एक्चुअल बॉन्ड लेंथ तो कुछ और ही है जो इन दोनों का एवरेज है। तो ना तो ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को पूरी तरह बता पा रहा है और ना ही ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को पूरी तरह बता पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, एवरेज एक्सप्लेन्स कंप्लीटली द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। जो हाइब्रिड है, और एवरेज हम किसका लेते हैं, जो अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमने पेपर पर बनाए। ठीक है, तो उन अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का जो एवरेज है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट रूल पे आते हैं, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब हमको आगे चल के और समझ में आएगा, लेकिन एक एग्जांपल अभी ले रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इथीन का एग्जांपल लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बहुत सारे एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, राइट। तो लेट्स से कि किसी बच्चे ने जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इथीन का इस तरह से सोचा कि ये इथीन का मॉलिक्यूल है। अब उसने बोला कि सर आपने बोला कि पाई बॉन्ड का मूवमेंट अलाउड है, तो उसने क्या किया कि एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। तो इससे क्या बन गया भाई, CH2 डॉट, और इधर भी आ गया CH2 डॉट।
तो आप इसको बोल रहे हो कि भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग में क्या बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग नहीं बढ़ा देनी है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वही होंगे जिनमें इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। जैसे कुछ और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, ठीक है, ये हमने अलाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं इसे। तो अलाइल फ्री रेडिकल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे लेट से आप इन बॉन्ड्स को मूव करा रहे हो, ठीक है, तो आपने बोला कि CH2 डॉट CH डॉट और CH2 डॉट, तो क्या इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम लोग नाम देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अगर इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा दें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर बना दें CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो फिर इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। किसको? ये अगर 1 है तो ये 2 उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Resonance decreases the potential energy of the molecule or ion and therefore it increases the stability. This is the last point of the summary of rules. कि रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, देखो चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसकी वजह से चार्ज स्प्रेड आउट कर रहा है, स्पेस में फैल रहा है। और ये बात मैं आपको शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूं कि कभी भी चार्ज अगर स्पेस में फैले या स्प्रेड आउट हो तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। दिस वाज अबाउट द थ्योरी ऑफ रेजोनेंस। अभी हम लोगों को आगे और बहुत सारी बातें करनी है रेजोनेंस से रिलेटेड, और सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की और प्रैक्टिस। अभी तो मैंने आपको कुछ जनरल बातें बताई हैं, क्या गलतियां लोग करते हैं वो बताई हैं, रेजोनेंस क्या है ये बताया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी तुरंत के तुरंत करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।